ओके, लास्ट क्लास में हमने रिकर्सिव स्कैन देखा था या रिकर्सिव फजिंग। आज हम देखेंगे डोमेन फजिंग। तो डोमेन फजिंग में बेसिकली हम तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला होगा सब डोमेन फजिंग। उसके बाद होगा वी होस्ट फजिंग। एंड उसके बाद हम फिल्टरिंग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सब डोमेन फजिंग। तो सब डोमेन एक्चुअली है क्या? कोई भी एक वेबसाइट, जैसे कि एग्जाम्पल.com, कोई भी एक वेबसाइट जैसे एग्जाम्पल.com जैसे कोई भी सर्वर पर होस्ट होता है, तो सर्वर में हमें कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। ठीक है, ये मेरा सर्वर है। अब यहाँ पे मुझको कुछ सेटिंग्स मिलती है। अब ये जो सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स को यूज़ करके मैं अपने वेबसाइट को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा वेबसाइट है, इसको मैं पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ ताकि मैं इसको ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। ये मेरा मेन डोमेन, इस पे मैं मेन कंटेंट डालूंगा। अब ब्लॉग के लिए इसका मैं एक अलग से सेक्शन बना सकता हूँ। प्रोडक्ट्स के लिए इसका मैं अलग से सेक्शन बना सकता हूँ। एंड और भी मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस इसका बना सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, जो मेरा वेबसाइट है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। एक ही डोमेन पे मुझको सारा कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, एंड इसी को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मतलब इसी को ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं। तो सब डोमेन जो है वो मेन डोमेन का एक पार्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे गूगल है। अब ये मेन डोमेन है। ठीक है, इसमें जाके हम कुछ चीज़ सर्च कर सकते हैं। अब गूगल ने अपने डोमेन को ऑर्गेनाइज किया है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे फोटोज़ डॉट गूगल, मैप्स डॉट गूगल, है ना। अब ये सारे क्या है, ये सारे सब डोमेन्स है किसके, गूगल्स के। एंड ये पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए बने हुए हैं। तो इस तरीके से हम सब डोमेन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड यही होता है सब डोमेन। क्लियर? Okay. सो सब डोमेन इज अ पार्ट ऑफ अ मेन डोमेन, इज पार्ट ऑफ अ मेन डोमेन। ठीक है, नाउ कोई भी सब डोमेन जैसे कि a.example.com, अब ये एक सब डोमेन एग्जिस्ट करता है इंटरनेट पे, नहीं करता है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डीएनएस लुकअप करना पड़ता है ना। मतलब कि अगर इस सब डोमेन को हम अपने इंटरनेट या अपने ब्राउज़र पर ओपन करेंगे, तो ये इसका रिक्वेस्ट जाएगा डीएनएस सर्वर पर। एंड अगर डीएनएस सर्वर के पास इस पर्टिकुलर सब डोमेन का आईपी रहेगा, तो ही हम इस वेबसाइट को या फिर इस सब डोमेन को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर इसका आईपी इस डीएनएस सर्वर पर नहीं होगा तो। ये क्लियर है? Yes. हम्म, तो कोई भी सब डोमेन ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, पब्लिक डीएनएस सर्वर पर उसका आईपी है या नहीं है। अगर है तो ये इजीली एक्सेसिबल होगा,
अगर नहीं है तो ऑब्वियसली एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो सब डोमेन क्लियर। Yes. ओके, अब सब डोमेन फजिंग के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले एक चाहिए वर्ड लिस्ट, और एक चाहिए हमारा टारगेट। अब टारगेट कोई भी हमारा वेब एप्लीकेशन हो सकता है, बट इस केस में हम लेंगे एक डिफरेंट टारगेट, example.com। अब सब डोमेन्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, सेक्शंस पे डिवाइड रहते हैं। अपने वेबसाइट को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स या कैटेगरी के हिसाब से। तो जो सब डोमेन्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, या फिर सब डोमेन्स के अंदर कुछ सेंसिटिव हमें मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम सब डोमेन को फर्ज करते हैं, या फिर हम सब डोमेन को स्कैन करके देखते हैं। ठीक है, ओके। Okay. एंड अगर कोई भी हमें सब डोमेन मिला तो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये कैसे पता चलेगा? डीएनएस रिकॉर्ड से पता चलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मुझको एक सब डोमेन मिला a.example। ठीक है, अब जब मैं इसको अपने ब्राउज़र पर लोड करूँगा, इसका रिक्वेस्ट जाएगा डीएनएस सर्वर के पास, एंड डीएनएस क्या करेगा? इसका आईपी मुझको निकाल के देगा, लाइक 192.168.1.1। एंड ये आईपी मेरे ब्राउज़र पर आएगा, एंड देन जो ब्राउज़र है वो इस आईपी के थ्रू हमारा जो ये सब डोमेन है इसका सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, गॉट इट। एंड देन हमारा कम्युनिकेशन बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर है? Okay. हम्म, तो लकीली हमारे पास वर्ड लिस्ट ऑलरेडी है, सेक लिस्ट, सेक लिस्ट को हम यूज़ करेंगे। सेक लिस्ट में एक सेक्शन है सब डोमेन का। ठीक है, Okay. तो ये वर्ड लिस्ट हम यूज़ करेंगे। एंड टारगेट हम कोई भी ले सकते हैं। सेक लिस्ट में दो तरीके के वर्ड लिस्ट हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। आज के हम प्रैक्टिकल के लिए हम स्मॉल लेंगे, क्योंकि बस हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है। रियल लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा रिजल्ट चाहिए तो आप लार्ज सब डोमेन लिस्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्मॉल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करेगा आप में। अगर आप लार्ज यूज़ करोगे तो ज़्यादा रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगा, एंड इससे हो सकता है कि अगर उस सर्वर पर फायरवॉल लगा हो तो आपका रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाए। ठीक है, या लॉग्स ज़्यादा हो तो सर्वर को पता चल जाए कि कुछ स्कैनिंग हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है। तो ये हम सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक है, स्मॉल या लार्ज वो देख के हम यूज़ करेंगे। परफेक्ट। Okay. तो हम इसको एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, एंड मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेकलिस्ट में, एंटर करेंगे, एंड उसके बाद हमें पर्टिकुलरली इस लोकेशन पे जाना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर सेकलिस्ट इंस्टॉल नहीं है तो मैंने पहले बताया था हम कैसे इंस्टॉल कर लें, है ना।
तो बेसिकली हमें चाहिए ये फ़ाइल जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हमें चाहिए ये फ़ाइल। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? हम डिस्कवरी के अंदर जाएंगे। डिस्कवरी के अंदर हमें डीएनएस का एक फ़ोल्डर मिलेगा। डीएनएस के फ़ोल्डर में हमें ये लिस्ट मिलेगा, सब डोमेन टॉप 1 मिलियन। ठीक है, इसमें 1 मिलियन सब डोमेन्स हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ टॉप 1 मिलियन का लिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे सब डोमेन टॉप 1 मिलियन, तो हम इसमें से एक लिस्ट एक यूज़ करेंगे। मैं कर लेता हूँ, हम बेसिकली ये यूज़ करेंगे। कैट लिखना है ना, कैट। हम्म, तो यहाँ पे ये कुछ सब डोमेन्स हैं। ये जो लिस्ट है ये कॉमन पैटर्न जो सब डोमेन बनाने के टाइम में फॉलो किया जाता है, वो सारे कॉमन पैटर्न या फिर कॉमन वर्ड्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कोई भी सब डोमेन देखें तो हमारे बेसिक सब डोमेन में यही चीज़, यही वर्ड्स इंक्लूड रहते हैं ना। जैसे ftp.example.com, लोकल होस्ट, smtp.example.com, तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो नॉर्मली सब डोमेन क्रिएशन के टाइम पे यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वो पैटर्न है। ठीक है, तो सब डोमेन फर्स्ट करने का कमांड ये रहेगा। सबसे पहले हम पफ लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करेंगे। ओके, ओके, तो ये हमारा टूल है, ये हमारा वर्ड लिस्ट है, एंड यहाँ पे हम यूआरएल स्पेसिफाई कर रहे हैं। अभी यूआरएल में हम पफ यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि जो भी सब डोमेन है वो पहले आता है, उसके बाद डॉट, उसके बाद मेन डोमेन आता है, राइट। ठीक है, अब ये होगा क्या, इस लिस्ट में जो भी कैरेक्टर्स है या फिर जो भी वर्ड्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। गॉट इट, ये हमने अपने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हम इसको एक बार रन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा रन हो गया है। अभी रन होते ही हमें कुछ हिट्स मिल गए हैं, जैसे कि NS3, WW, ब्लॉग, सपोर्ट माई, है ना। तो ये पॉसिबली हमारे क्या है, सब डोमेन्स है। गॉट इट।
कोई डाउट? ओके, नो। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे सब डोमेन्स है। मैंने पॉसिबली सब डोमेन्स क्यों बोला, क्योंकि हमने अभी तक ये टेस्ट नहीं किया कि ये एक्चुअली चीज़ एग्जिस्ट करती है इंटरनेट पे या नहीं करती। क्योंकि यहाँ पे कुछ में साइज़, कुछ में स्टेटस कोड 300 आ रहा है, कुछ में 200 आ रहा है, कुछ में हो सकता है 404 आएगा। इसका साइज़ 0 है, कुछ का साइज़ कुछ और है ना। तो हमें पता नहीं ये एग्जिस्ट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, बट हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मैनुअली विजिट करना पड़ेगा एंड देन चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। हम्म, तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। सब डोमेन फजिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं वर्चुअल होस्ट फजिंग। ठीक है। सब डोमेन क्लियर है? सब डोमेन क्लियर है? यस। हाँ हाँ, यस। वी होस्ट या वर्चुअल होस्ट फजिंग क्या है? किसी को आइडिया है वी होस्ट वर्चुअल होस्ट क्या है? कोई आइडिया? वर्चुअल होस्ट तो वही है ना, मल्टीपल वेबसाइट रनिंग ऑन सिंगल सर्वर। परफेक्ट। सो वर्चुअल होस्ट वही है। ठीक है। बट वर्चुअल होस्ट डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हमने देखा जस्ट अभी अभी हमने क्या किया, हमने सब डोमेन फजिंग किया, राइट। एंड हमने ये भी देखा कि सब डोमेन को कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो कैसे पता चलता है, डीएनएस रिकॉर्ड के थ्रू, राइट। अगर डीएनएस रिकॉर्ड में उस पर्टिकुलर सब डोमेन का आईपी है तो वो एक्सेसिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है? यस। बट कई सारे सब डोमेन्स या फिर कई सारे वेबसाइट्स होते हैं जिनका कोई भी पब्लिक डीएनएस में रिकॉर्ड ही नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है? क्या, यू रिपीट इट? कई सारे सब डोमेन्स होते हैं हम्म। और वेबसाइट्स होते हैं हम्म। जिनका पब्लिक डीएनएस सर्वर पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होंगे। करेक्ट। तो वो यस। पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। अगर वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है तो वो कैसे एक्सेसिबल है? तो वो प्राइवेटली या फिर इंटरनली एक्सेसिबल है। ठीक है। वो क्या है, इंटरनली एक्सेसिबल है। ठीक है। तो ऐसे सब डोमेन को हम क्या बोलेंगे, पब्लिकली अवेलेबल सब डोमेन। ठीक है। और ऐसे सब डोमेन या वेबसाइट्स जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट या इंटरनली और प्राइवेट हाँ, और इंटरनली। प्राइवेट और इंटरनली सब डोमेन और वेबसाइट्स जो भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो हमने देखा प्रैक्टिकल, वो पब्लिक का था या प्राइवेट का था? हम्म, पब्लिक था वो। कैसे? हम उसको एक्सेस कर पा रहे थे ना। हमने देखा थोड़ी कि हम उसको एक्सेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, हमने तो बस फजिंग किया ना।
अच्छा, अच्छा, हाँ, 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 हाँ। तो हाँ, क्योंकि हमारे पास उसमें सिर्फ़ एक ही दिखा रहा था, वैसे भी www डॉट नहीं, तो एक। यहाँ पे कितने साढ़े हैं? अच्छा। अभी तो मैंने ये क्लोज किया है, बट यहाँ पे बहुत सारे हैं ना। हुँ, 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 हुँ। रिकॉर्ड यहाँ पे कितने साढ़े हैं? 1 2 3 4 5। अभी तो मैंने इसको 370 में क्लोज कर दिया। फोर्टी नाइन हुँ, हुँ। थाउजेंड समथिंग होना था ना। हुँ, 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 हुँ। एंड अभी हमने इसको ओपन भी नहीं किया, तो हमें कैसे पता है पब्लिक है या प्राइवेट? हुँ, हुँ। नहीं, क्योंकि ये ना पब्लिकली रहेगा, क्योंकि जो हम यहाँ से जो स्टेटस लाइन था 200 वाला है, उसका कैरेक्टर लाइन देखेंगे तो ये एक्सेसिबल रहेगा अपने लिए। ओके। तो जब भी फफ कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है ना, तो वो सबसे पहले कहाँ हुँ, पे हुँ। भेजता है? डीएनएस। डीएनएस के पास, ठीक है। हुँ, अगर डीएनएस के पास, अगर इस पर्टिकुलर सब डोमेन का आईपी नाड़ हुँ, है, हुँ। तो वहाँ एरर शो करेगा वो। ठीक है, इस पर्टिकुलर अगर सब डोमेन का आईपी नाड़ है, तो वो क्या आएगा? 500 या हुँ, तो हुँ। 400 समथिंग, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन ही अवेलेबल नहीं है। हुँ, हुँ, राइट। हुँ। यहाँ पोल नहीं आएँगे यहाँ पे। तो हमें ऐसा कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये डोमेन अवेलेबल है। हुँ, हुँ, हुँ। इसका साफ साफ मतलब क्या है, क्योंकि क्या है, ये पब्लिकली अवेलेबल सब डोमेन है। पब्लिकली पब्लिकली अवेलेबल है, बट इसमें एक्सेस है या नहीं है वो अलग चीज़ है। हाँ, मतलब ये सब डोमेन हाँ। हो सकता है कि ये सब डोमेन एग्जिस्ट करता हो, ना भी करता हो, है ना। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। ये आपके लिए अवेलेबल ना हो, फॉरवर्डर ना हो, कुछ भी हो। अगर एक्सेस नहीं है, तो इसमें हुँ, कुछ एरर पेज आएगा, हुँ, हुँ। ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ब्लैंक पेज आएगा। हाँ, हाँ। मतलब कुछ तो आएगा, लेकिन ये है पब्लिक डीएनएस पे इसका रिकॉर्ड है। राइट। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। इतना क्लियर है। हुँ, हुँ। यस। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो प्राइवेट या फिर जो इंटरनली वेब एप्लीकेशंस या फिर सब डोमेन्स होते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वी होस्ट। वी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल होस्ट। अब बेसिकली क्या होता है, हम देख लेते हैं। तो वी होस्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि आप एक आईपी पे मल्टीपल वेबसाइट्स या तो सब डोमेन होस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है, ये वी होस्ट क्लियर है। अब हुँ, हुँ, हुँ। सब डोमेन और वी होस्ट पे क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये तो रहा हमारा वी होस्ट। अब सब डोमेन का डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं। आई थिंक मे बी सबडोमेन इज़ लाइक जिस भी जो डोमेन है वो उसके सबडोमेन्स है। बाकी इसमें वर्चुअल होस्ट के अकॉर्डिंग तो हम डिफरेंट डोमेन भी हम वो कर सकते हैं ना इस पे। ओके, तो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली जो सब डोमेन है, वो मेन वेबसाइट का क्या है, एक पार्ट है। मेन वेबसाइट का क्या है, पार्ट है, ठीक है। इसलिए हम इसको सब डोमेन बोलते हैं। एंड वी होस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन है एक सर्वर पर, ठीक है, जिसके थ्रू हम मल्टीपल वेबसाइट्स हो या फिर मल्टीपल हम सब डोमेन एक ही आईपी पे होस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन अ सिंगल आईपी। दोनों का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एक है मेरा a.examp.com, b डॉट अब कौन बताएगा ये सब डोमेन है या वर्चुअल होस्ट है?
कौन बताएगा? वर्चुअल होस्ट है, कैसे? क्योंकि ये दूसरा डोमेन है ना, बी डॉट। अच्छा, ये वर्चुअल, ये भी वो सब डोमेन ही है। तो फिर वर्चुअल होस्ट क्या है? वर्चुअल होस्ट क्या है ये? अच्छा, क्योंकि वर्चुअल होस्ट में हम दोनों काम कर सकते हैं, तो मल्टीपल, एक डोमेन के हम मल्टीपल सब डोमेन डाल सकते हैं उसमें। और आप ओके, दूसरा डोमेन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसमें, मल्टीपल डोमेन, जैसे एग्जाम्पल डॉट कॉम की जगह में गूगल डॉट कॉम हो, आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, मैं इसको बताता हूँ। तो ये जो दोनों बेसिकली क्या है, ये दोनों सब डोमेन्स हैं किसके? मेन वेबसाइट example.com के, ठीक है? एग्जाम्पल डॉट। अब इनको मैं दो तरीके से होस्ट कर सकता हूँ। या तो मैं एक डिफरेंट सर्वर पर ये दोनों सब डोमेन होस्ट कर लूँ, ठीक है? या तो सेम सर्वर पर मैं वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑन करके इन सब डोमेन को एक ही आईपी असाइन करके होस्ट कर लूँ, ठीक है? राइट। वर्चुअल होस्ट मतलब क्या? मल्टीपल वेबसाइट्स या मल्टीपल सर्वर एक सिंगल आईपी पे होस्ट है। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सब डोमेन होस्ट कर रहे हो एक आईपी पे या फिर डिफरेंट आप वेबसाइट होस्ट कर रहे हो एक आईपी पे। हम्म, आप चाहो तो डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट सर्वर पर डिफरेंट आईपी पर होस्ट कर सकते हो। सेम डिफरेंट सब डोमेन डिफरेंट सर्वर पर या डिफरेंट आईपी पर भी तो होस्ट कर सकते हो ना। समझ रहे हो आप? यस। हम्म, तो अभी क्लियर हो गया ना वर्चुअल होस्ट और ये सब डोमेन का कॉन्सेप्ट? यस। कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं। और एक बात मैं बता देता हूँ, जब आप होस्ट हेडर इंजेक्शन अटैक करते हो ना, हम्म, तब आपका वर्चुअल होस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर रहना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि होस्ट हेडर इंजेक्शन में बेसिकली वर्चुअल होस्ट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? वर्चुअल होस्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशन में अगर कुछ भी इम्प्रॉपर सेटिंग्स हो जाती है ना, या फिर इम्प्रॉपर हम्म, कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी वजह से होस्ट हेडर इंजेक्शन होता है, ठीक है? ओके। तो वहाँ पे आपको वर्चुअल होस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे वर्चुअल होस्ट के बारे में। बट ठीक सब है। डोमेन आपका क्लियर हो गया, वर्चुअल होस्ट क्लियर हो गया, राइट? हम्म। हमारे पास सब डोमेन्स है या फिर आईपी है, सॉरी सब डोमेन्स या फिर मेन वेबसाइट है। या तो हम सेम सर्वर पर एक आईपी पे होस्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? वर्चुअल होस्ट अपने सर्वर पर इनेबल करना पड़ेगा। या तो हम्म। सेम वेबसाइट वेबसाइट या डिफरेंट सब डोमेन हम डिफरेंट सर्वर पर होस्ट कर सकते हैं, राइट? हम्म। हमारे पास VMware सॉफ्टवेयर है। हम्म। हम क्या करते हैं इससे? डिफरेंट ऑपरेटिंग बंद सिस्टम को एक कर ही दो। कंप्यूटर पर रन कर हम्म। सकते हैं। हम्म। और दूसरा ऑप्शन क्या है? डिफरेंट ओएस को हम डिफरेंट फिजिकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं। हम्म। तो चॉइस क्या है हमारा? करेक्ट। हम्म। यहाँ पे हमारा क्या पड़ेगा? कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक सिस्टम खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे हर कॉस्ट क्या डोम होगा? हर ओएस के लिए, हाँ, या हर लेस ओएस के कॉस्ट लिए। होगा। हाँ, यहाँ पे कॉस्ट लेस होगा। सेम हम्म। चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। डिफरेंट सर्वर हमें क्या करना पड़ेगा? परचेस करना पड़ेगा। हम्म। एंड एक ही एक्सपेंसिव हो सर्वर गया पर वो। करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? हम्म। बट सिक्योरिटी कंसर्न, अगर मेन मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से क्रैश हो गया तो ये वीएम तो क्रैश होगा ही होगा। यस। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हुआ तो बाकी होंगे क्या? नहीं, हाँ, तो यहाँ पे भी अगर मेन सर्वर गया तो पूरा का पूरा वेबसाइट सब डोमेन मेन डोमेन सारा चीज़ चला जाएगा। सब चला जाएगा, हाँ, इंटरकनेक्टेड है वो। हम्म, और डिफरेंट डिफरेंट पे रहेगा तो एक गया तो बाकी अब लाइव रहेंगे। हम्म। तो सब सब डोमेन पे कोई कोई और डाउट? नो। ओके। ओके, तो हम अब सब डोमेन फजिंग करेंगे कैसे? हमारा
क्वेश्चन वो है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास चेकलिस्ट है ही, जैसे हमने अभी किया था सब डोमेन फजिंग। हम्म। एक हमें चेकलिस्ट चाहिए, एक हमें टारगेट चाहिए। जो वर्चुअल होस्ट मैंने बताया ना, इसमें भी आपका एक कॉन्सेप्ट रहता है, पब्लिक वर्चुअल होस्ट या प्राइवेट वर्चुअल होस्ट, ठीक है। हम्म। अब इतना तो आपको पता लग गया ना कि एक आईपी पे हम मल्टीपल वेबसाइट्स या सर्वर होस्ट या वेबसाइट्स या फिर सब डोमेन होस्ट कर सकते हैं, राइट। हम्म। अब मैंने एक आईपी पे 5 वेबसाइट होस्ट किया, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ये 5 डिफरेंट वेबसाइट्स हो सकते हैं या फिर सब डोमेन भी हो सकते हैं, गॉट इट। हम्म। अगर इन पांचों को मुझको पब्लिकली अवेलेबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझको डीएनएस रिकॉर्ड पे इनका आईपी क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। यस। जब तक डीएनएस सर्वर पर इसका आईपी नहीं रहेगा कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो या तो पब्लिक बनाने के लिए मुझको डीएनएस पे इसका आईपी डालना पड़ेगा या तो हटाना पड़ेगा। हम्म। एंड जो जो वर्चुअल होस्ट, ठीक है, जिस वर्चुअल होस्ट का डीएनएस पे रिकॉर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक वर्चुअल पब्लिकली होस्ट, एक्सेस। हम्म। क्योंकि वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। हम्म। एंड जिस वर्चुअल होस्ट का पब्लिकली कोई भी पब्लिक डीएनएस सर्वर पर कोई भी आईपी नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट और इंटरनली एक्सेसिबल। प्राइवेट और इंटरनल वर्चुअल होस्ट। वर्चुअल होस्ट। तो वर्चुअल तो हम फाइंड कर लेंगे इजीली, हम्म। ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट फाइंड करने में, हम्म। ठीक है। तो अभी हम जो प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें हम वर्चुअल भी फाइंड करेंगे, प्राइवेट भी फाइंड करेंगे, सब डोमेन भी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तीनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है, हम्म। क्योंकि एक ही आईपी पे सारी चीज़ होस्ट है ना। ओके। ये समझ आ गया, ये क्लियर हो गया, हम्म। प्राइवेट और वर्चुअल, पब्लिक और प्राइवेट। यस। सिमिलरली हमारे कुछ सब डोमेन्स भी होते हैं जो कि इंटरनली होते हैं, इंटरनली एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो कि इंटरनली एक्सेसिबल्स होते हैं। अब पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये वी होस्ट यूज़ करके इनको एक ही आईपी पे रन किया जा रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है कि इनको एक ही आईपी पे रन किया जा रहा है, एंड जब हम वी होस्ट फजिंग करें तो हमें ये इंटरनली सब डोमेन या वेबसाइट हमें एक्सेसिबल हो जाए या फिर हमें दिख जाए, ओके। तो अभी हम बात करते हैं, हमने जो पब्लिक सब डोमेन फजिंग किया था और हमारा जो प्राइवेट रहेगा उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो नॉर्मल सब डोमेन फजिंग है ना, इसमें हम डीएनएस पे डिपेंड करते हैं कि अगर कोई भी हमें रिजल्ट मिला, जैसे
example.com, अगर इसका आईपी DNS सर्वर पर है तो ये एक्सेसिबल है, राइट। अब यहाँ पे एक और वेबसाइट, अब इसका आईपी DNS सर्वर पर अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये वेबसाइट है ही नहीं या फिर क्या है। प्राइवेटली इंटरनली एक्सेसिबल है ये। हम्म, या तो ये वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करता या फिर इंटरनली एग्जिस्ट करता है। या फिर ये इंटरनल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वी होस्ट फजिंग करना पड़ेगा। अब अगर ये इंटरनली है तो या तो वो डिफरेंट सर्वर डिफरेंट आईपी पे है, या तो सेम सर्वर एंड सेम आईपी पे होस्ट है। सेम सर्वर सेम आईपी, इसके चांसेस 90 या फिर 99%, क्योंकि कॉस्ट है ना, और इसका आप मान लो 10-20%, राइट। कि कोई भी अपना एक इंटरनल वेबसाइट डिफरेंट सर्वर डिफरेंट आईपी पे होस्ट करेगा, है ना, फिर वहाँ पे कॉस्ट भी आएगा। तो ये क्लियर है। यस। तो ये तो था हमारा नॉर्मल। अब वी होस्ट फजिंग में बेसिकली हम क्या करेंगे, वी होस्ट फजिंग में हम डीएनएस पे डिपेंड ही नहीं करेंगे, ठीक है। डीएनएस पे हम डिपेंड नहीं करेंगे, तो फिर डिपेंड हम किस पे करेंगे, तो डिपेंड हम करेंगे हम आईपी पे, एक नॉन आईपी, एक वेबसाइट है, इसका आईपी होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली इसके आईपी पे डिपेंड करेंगे एंड हम स्कैन करेंगे इस पर्टिकुलर आईपी, एंड हम देखेंगे कि इस आईपी पे कौन कौन सा वेबसाइट सब डोमेन होस्ट है, ठीक है। ये क्लियर है। हम्म। बस हम यही करेंगे। अब इसको करने की ज़रूरत हमें क्या है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दिखा दूँ क्या। हेलो। अब ये बेसिकली कैसे होगा, मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इतना तो पता है ना, एक आईपी पे मल्टीपल सब डोमेन या वेबसाइट होस्ट हो सकते हैं। अब हमने क्या किया, ये example.com ये एक्सेसिबल है, बट हम क्या करेंगे, ab.com सेम आईपी पे हिट कराएंगे, एंड अगर ये वेबसाइट इस आईपी पे होस्ट होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा ना, ठीक है। ये क्लियर है। ओके। अब एक चीज़ क्लियर, तो ये तो बेसिकली हम करेंगे स्टेप, ये हमारा फजिंग का पार्ट होगा। तो फजिंग हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये सर्वर है, ये ब्राउज़र है, सर्वर का आईपी क्या है, सर्वर का आईपी है ये, ठीक है। एंड इस सर्वर पर 5 वेबसाइट्स होस्ट है विद द हेल्प ऑफ वी होस्ट। EX.com,
pn.in gk.org h.uk या फिर s.org, राइट। एक कोई यूज़र को एक्सेस करना है एक वेबसाइट, वेबसाइट का नाम है pn.in। ठीक है, ये क्लियर है। हम्म। अब रिक्वेस्ट सर्वर के पास गया, तो सर्वर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि यूज़र को कौन सा वेबसाइट एक्सेस करना है एंड उसको कंटेंट कौन से वेबसाइट का देना चाहिए। सर्वर कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। ये डायग्राम समझ में आ गया ना। हाँ, वो समझ में आ गया कि यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है pn.in पे, और यहाँ पे एक सर्वर है, यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन होस्टेड है सेम आईपी पे, और वर्चुअल जिसमें होस्ट पीएन डॉट, हाँ कॉन्फ़िगरेशन वर्चुअल की होस्ट वजह से। यहाँ पे। हाँ, इसमें pn.in भी है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि आपको pn.in का ही डाटा चाहिए, क्योंकि आईपी तो सेम है। हम्म क्योंकि डोमेन से तो वो करेगा नहीं, क्योंकि वहां जाके तो आईपी वैलिडेट करेगा। हम्म तो ये कैसे होगा, कैसे कैसे एक्सेस यूज़र कर पा। आई थिंक वो शायद पहले आईपी को वैलिडेट करेगा, आईपी से चेक करेगा, उसके बाद फिर वो डोमेन से चेक करके उसको डाटा प्रोवाइड करेगा यूजर को, वो किस डोमेन के लिए मांग रहा है। बट सर्वर को कैसे पता कि यही डोमेन है, क्योंकि सर्वर तो बेसिकली आईपी ही समझेगा ना। हम्म। अगर सर्वर डोमेन समझता तो हमें बस आईपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कोई आइडिया इसके लिए। तो बेसिकली सर्वर को पता कैसे चलेगा कि हम कौन सा कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं।
नो आइडिया। ओके, तो इसके लिए हमारे पास लाइक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चीज़ होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एच टी टी पी हेडर्स। जो भी रिक्वेस्ट जाता है हमारा एच टी टी पी हेडर्स के थ्रू जाता है, राइट, एच टी टी पी के थ्रू जाता है। एंड एच टी टी पी में कुछ हेडर्स होते हैं। तो एच टी टी पी में एक मेन हेडर होता है जिसको हम बोलते हैं होस्ट। तो जब भी ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाता है तो सर्वर एच टी टी पी हेडर में से होस्ट हेडर को चेक करता है। एंड सर्वर को पता चल जाता है, ओके, होस्ट मतलब पी एन है, तो मुझको पी एन वेबसाइट का कंटेंट एक्सेस कराना पड़ेगा इसको, ठीक है। एंड अगर वी होस्ट में अगर कुछ भी मिसकॉन्फ़िगरेशन है तो इसके थ्रू होस्ट हेडर इंजेक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। होस्ट हेडर इंजेक्शन, ठीक है, ये क्लियर है। हम्म। नहीं, एक बार रिपीट करना दोबारा से एक बार, कैसे हम्म उसको पता लगेगा? तो बेसिकली जो भी हमारा रिक्वेस्ट जाएगा वो एच टी टी पी के थ्रू जाएगा, राइट। एंड एच टी टी पी में हमारे कुछ हेडर्स होते हैं, करेक्ट। एंड जो हम्म। रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाता है तो सर्वर बेसिकली एच टी टी पी रिक्वेस्ट को पढ़ता है, तब उसको पता चलता है कि क्या देना है। तो एच टी टी पी में एक हेडर होता है जिसको हम बोलते हैं होस्ट हेडर, राइट, जो हम्म। स्पेसिफाई करता है कि कौन सा डोमेन हमें एक्सेस करवा। ओके। सर्वर वो इस होस्ट को होस्ट रीड को करता है देख उसके को। हाँ, सर्वर इस होस्ट को देखता है एंड उसको पता चलता है कि इसको ये कंटेंट चाहिए इस वेबसाइट का। इस वेबसाइट का, ओके ओके। हम्म और बाकी चीज़ें। एंड अगर वर्चुअल होस्ट मिसकॉन्फ़िगर्ड हो, ठीक है, तो हम होस्ट हेडर इंजेक्शन को कर सकते हैं। अच्छा, मान लो यहाँ पे हम तो डोमेन दे रहे हैं, हम मान लो आईपी तो सबका सेम है, हम आईपी देते हैं, ठीक है। हम्म जैसे इसका आईपी, कोई भी आईपी दे दिया हमने, स्लैश लॉगिन डाल दिया, अब उसको कैसे पता लगेगा कि हम कौन से लॉगिन के लिए मांग रहे हैं, कौन से डोमेन के लिए लॉगिन मांग रहे हैं? तो बेसिकली वेबसाइट जो है वो दो तरीके से होस्ट होता है कोई भी सर्वर, या तो वो डोमेन के थ्रू होस्ट होगा या तो वो आईपी के थ्रू होस्ट होगा। अगर हम्म आईपी होस्टिंग उस पर डिसेबल्ड है तो आईपी हम्म। पे लॉगिन डालेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। और अगर इनेबल्ड है तो आईपी पे हम कुछ भी डालें तो उसमें या तो एरर पेज दे देगा जो कि सर्वर पर डिफ़ॉल्ट होता है, अगर उस पर्टिकुलर आईपी पे कुछ होस्ट नहीं है तो ये चीज़ रहता है। अगर कुछ होस्ट है तो नहीं पूरा का पूरा नहीं, वो वेबसाइट ये भी आ मान जाएगा। लीजिए हमारे पास कुछ चार डोमेन्स है, इनका हम्म मतलब वहाँ पे आईपी है, मैं बता कुछ देता ये हूँ। जो अपने ये जो आईपी है ना, इस पे हम्म। कुछ कुछ भी होस्ट नहीं है, ठीक ठीक है। है। सर्वर पर या तो आप डोमेन नेम के थ्रू होस्टिंग कर सकते हो या तो आप आईपी के थ्रू कर सकते हो। हमने यहाँ पे डोमेन नेम के थ्रू होस्ट किया है क्योंकि हम यहाँ पे डोमेन दे रहे हैं। अगर आईपी के थ्रू होस्ट करते हम तो हम यहाँ पे आईपी स्पेसिफाई करते हैं 10.10.10.1 इसका पोर्ट 01, इस पे कुछ सर्विसेज 02, इस पे कुछ सर्विसेज है ना। तो इसको बोलते हैं आईपी होस्टिंग, राइट। हम आईपी पे चीज़ें होस्ट कर रहे हैं, पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे हम डोमेन होस्टिंग कर रहे हैं तो डोमेन हर किसी का अलग अलग है ना। तो अगर मैं ये आईपी ओपन करूँगा, इसके आगे पीछे कुछ भी डालो तो ये तो ओपन होगा ही नहीं, अगर ओपन हो भी जाएगा तो एरर आएगा, राइट, हम्म क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। एंड कई बार क्या हम्म। होता है, सर्वर पर ये आईपी होस्टिंग जो है ना वो डिसेबल नहीं रहता है, मतलब इनेबल रहता है। तो बस अगर आप आईपी डालो ना तो कई बार जो सर्वर का डिफ़ॉल्ट पेज होता है ना हम्म। वो ओपन हो जाता है, ठीक है। या तो अगर आईपी बेस्ड होस्टिंग है तो हमें आईपी के साथ क्या डालना पड़ता है, पोर्ट डालना पड़ता है, गॉट इट। कई कई हम्म। वेबसाइट में हम देखते हैं ना, जैसे कई वेबसाइट में हमारा क्या होता है 10.0.0.1/8080 ये पोर्ट होता है। अब इस पोर्ट पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होस्ट होती हैं, ठीक है। सेम सेम आईपी पे, बस पोर्ट चेंज है तो उस पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होस्ट रहेंगी, है ना। इसको आईपी बेस्ड या पोर्ट बेस्ड होस्टिंग बोलते हैं। क्लियर है ये? हम्म। कोई डाउट? नो। ओके, तो ये सारी चीज़ क्लियर हो गई ना। हम्म। ओके,
तो हम अब आगे मूव करें। I think it may be for sufficient for the day. हम बस प्रैक्टिकल ही हमें देखना है अब। अच्छा, ओके ओके, नो इशू। तो मैं सोच रहा था अगर प्रैक्टिकल हमारा हो जाता तो फिर सही रहता। ठीक है। हम्म। तो वी होस्टिंग के लिए हमारे पास अगेन वी होस्टिंग क्लियर हो गया। वी होस्टिंग के लिए हमारे पास वर्ड लिस्ट है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। जो वी होस्टिंग है ना, इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ऑब्वियसली वर्ड लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो हम सेम वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में यूज़ किया था। बट इस बार बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो भी रिक्वेस्ट है वो एक आईपी के थ्रू सेंड करेंगे। ठीक है। ठीक है। लेकिन जो होस्ट होगा, होस्ट को बस हम चेंज कर देंगे। राइट। तो इसको करने के लिए दो तरीके हमारे पास है। कितने तरीके? हेलो। अ, तो बेसिकली इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है वो है कि जितने भी वर्ड लिस्ट में हमारे पास सब डोमेन्स या वेबसाइट्स हैं उनको हम ईटीसी ईटीसी होस्ट फाइल में डालें एंड साथ में ये आईपी स्पेसिफाई कर दें। एंड उसके बाद क्या होगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आएगा जैसे e.x.com, वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट डीएनएस के पास नहीं जाएगा आईपी के लिए। सबसे पहले ये सब डोमेन का रिक्वेस्ट जाएगा हमारे वो ईटीसी फोल्डर के पास एंड इसको दिख जाएगा यहाँ पे आईपी है, तो वो डायरेक्ट इस आईपी के थ्रू कनेक्ट करने का ट्राई करेगा। एक तो पॉसिबल वे ये है, लेकिन ये काफ़ी लेंदी वे है। अब ये लेंदी क्यों है, क्योंकि इसमें 100,000 10,000 1 लाख वेबसाइट्स या फिर 1 लाख एंट्रीज हो सकती है। इन सारे एंट्रीज को ईटीसी फोल्डर में डालना, उसके बाद मैनुअली आईपी सेट करना, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी एंड इम्प्रैक्टिकल टास्क हो जाता है। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए हम अगेन क्या यूज़ करेंगे, फफ यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसको अगेन हम फफ यूज़ करेंगे ऑटोमेट करने के लिए। एंड फफ फफ के साथ हम बेसिकली एक कमांड टाइप करेंगे जिसको हम बोलते हैं -h। अब बेसिकली ये -h, ये कमांड क्या करता है, किस लिए है, ये हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में प्रैक्टिकल में। सो प्रैक्टिकल बेसिकली हम करते हैं, हम फफ यूज़ करेंगे ऑटोमेट करने के लिए। हम यहाँ पे देंगे -h लाइक हेडर सेट करने के लिए। एंड हम इसमें बेसिकली कौन सा हेडर सेट करेंगे, होस्ट हेडर। ठीक है, होस्ट हेडर सेट करेंगे। एंड जो भी हम होस्ट हेडर सेट करेंगे ना, हम यहाँ पे लगा देंगे फफ, या फज लगा देंगे। उसके बाद हमारा वेबसाइट। ठीक है। अब इससे होगा क्या, जो भी हमारा वर्ड लिस्ट है, ठीक है,
इसमें वर्ड लिस्ट के अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे जाएगा, एंड ये जो फज है ये रिप्लेस हो जाएगा इसमें हमारा जो भी एंट्रीज है उससे, और ये रिक्वेस्ट सेम आईपी पे जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये सर्वर पर जाएगा, सर्वर चेक करेगा कि ये जो होस्ट है ये मेरे सर्वर पर अवेलेबल है या नहीं। अगर ये होस्ट, ये वेबसाइट सर्वर पर अवेलेबल रहेगा तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर एक रिस्पॉन्स देगा कि ठीक है ये अवेलेबल है, या तो हो सकता है वो 200 ओके या और कुछ। एंड हम इस रिस्पॉन्स को देखते हुए हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वर्चुअल होस्ट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ओके। इसमें हम सब डोमेन, वर्चुअल होस्ट, ये सारी चीज़ें, पब्लिक डोमेन, ये सारी चीज़ें फाइंड हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक रहेगा तो ऑब्वियसली एक्सेसिबल रहेगा सेम आईपी पे। ठीक है, वर्चुअल रहेगा तो ऑब्वियसली सेम आईपी पे रहेगा, इंटरनल रहेगा तो ऑब्वियसली सेम आईपी पे रहेगा। अगर एक्सटर्नली सारी चीज़ें सेटअप नहीं की गई तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पर सारी चीज़ें सेटअप नहीं की गई हैं तो इस पे काम कर जाएगा। 99% टाइम्स ऑफ यही होता है कि एक ही सर्वर पर वर्चुअल होस्ट इनेबल करके सारी चीज़ें होस्ट रहती है। तो इसका हम एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम सेम वेबसाइट यूज़ करेंगे, लेकिन हम कमांड्स कुछ से चेंज करेंगे। तो हमारा लास्ट कमांड था ये। ठीक है, अब बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्पेसिफाई कर देंगे URL जो कि है ये। इसके बाद हम यहाँ पे होस्ट स्पेसिफाई करेंगे, राइट। तो होस्ट कैसे स्पेसिफाई होता है, हम डबल कोट लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे होस्ट। तो ये रहा हमारा होस्ट हेडर। एंड हेडर में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये हेडर को स्पेसिफाई करवा देंगे। एंड हम इसको एंटर करेंगे। अब समझते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या होगा। ये हमारा URL है, दैट मीन्स इसका जो IP होगा, ठीक है, इसका जो IP होगा उस IP पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, अब जब रिक्वेस्ट जा रहा है तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट HTTP हेडर्स के थ्रू जाएगा, HTTP के थ्रू जाएगा, राइट। तो HTTP के थ्रू ये जा रहा है। अब HTTP में एक हेडर होता है जिसको हम बोलते हैं होस्ट। अब हम उस होस्ट में जो वैल्यू जा रहा है बस हम उसको चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ पे ये फर्ज नहीं होगा, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे बस मेन वेबसाइट होगा जो कि है हमारा ये। एंड जो ये है फर्ज, ठीक है, ये हमारा होस्ट हेडर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट का वैल्यू चेंज करके हम इसमें से जो वैल्यू है हम यहाँ पे सेट कर दें। एंड अगर ये चीज़ अवेलेबल रहेगी तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ये Just like a host header injection attack. हाँ, तो नहीं, ये होस्ट हेडर इंजेक्शन नहीं है। होस्ट हेडर इंजेक्शन डिफरेंट होता है। इसमें हम वो चीज़ ही
ये इसमें हम बेसिकली वो चीज़ रिट्रीव कर रहे हैं जो सर्वर पर इंटरनल चीज़ है, राइट। अच्छा, ओके। होस्ट हेडर इंजेक्शन वो एक मिसकॉन्फ़िगरेशन है जिसके थ्रू हम कुछ चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होस्ट हेडर इंजेक्शन बेसिकली वाइट बॉक्स में होता है, ब्लैक बॉक्स में भी होता है, बट उसके कुछ अलग से रिक्वायरमेंट्स होते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली बहुत सारे सब डोमेन्स को टेस्ट करने की वो उस वेबसाइट पे अवेलेबल है या नहीं है, राइट। होस्ट हेडर इंजेक्शन हम्म। पे हम उस वेबसाइट या उस पर्टिकुलर चीज़ को रीडायरेक्ट करते हैं किसी दूसरे होस्ट पे, किसी अटैकर के वेबसाइट पे। तो ये दो चीज़ अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें कुछ हिट्स मिले जैसे कि सपोर्ट www ब्लॉग है ना, ये सारी चीज़। अब हो सकता है ये चीज़ एक्चुअली में इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, प्राइवेट हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये चीज़ एक्सेसिबल ना हो, इसमें कुछ दिखाई ना दिखाए, है ना। तो हमें ये मैनुअली चेक करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। ओके। तो वर्चुअल होस्ट और सब डोमेन फजिंग, वर्चुअल होस्ट फजिंग इसको कहते हैं। तो कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। अब यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रिस्पॉन्स में 200, 300 ये सब दिख रहा है, प्राइजेस भी दिख रहे हैं, है ना, वर्ड्स भी दिख रहा है, राइट। अब आप क्या करना, आपको एक लैब मिलेगा, लैब में आप सब डोमेन फजिंग और वर्चुअल होस्ट फजिंग ट्राई करना। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो सारे रिस्पॉन्स को आप एक्सेस करना, ठीक है, वन बाय वन, हम्म। एंड देखना कि कौन से वर्चुअल होस्ट में या फिर सब डोमेन में आपको फ्लैग मिलेगा, वो फ्लैग मुझको देना, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये चीज़ जो ये है ब्लॉग, ये वर्चुअल होस्ट के थ्रू इंटरनली एप्लीकेशन है। तो इसको आप डायरेक्टली वेबसाइट में आप ब्लॉग डॉट एग्जाम्पल डाल के एक्सेस करोगे तो ये एक्सेस होगा क्या? हम्म। हम्म? क्या ब्लॉग डाल के? हम्म। ये जो ब्लॉग है ये वर्चुअल होस्ट के हम्म। थ्रू इंटरनली एक्सेसिबल के लिए बनाया गया, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे तो हमने व्यू होस्ट फजिंग किया तो हमें दिख गया ये। हम्म। अब आपको अगर ये मिल गया एंड आप ब्राउज़र पे जा रहे हो, ठीक है, एंड ब्राउज़र पे हम्म। टाइप कर रहे हो blog डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, तो क्या आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे? नहीं, तो एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसका डीएनएस पे होना चाहिए, इसका आईपी। और डीएनएस पे नहीं हुआ तो? तो नहीं कर पाओगे आप इसको एक्सेस, हाँ तो इंटरनली एक्सेस। फिर ये इंटरनली एक्सेस होगा ना। डीएनएस पे आईपी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हम हम्म। इसको एक्सेस कर पा रहे हैं ना, यहाँ पे तो दिखा रहा है। आप नहीं समझे? इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? आईपी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, राइट, इसका। हम्म। हम्म। एंड वर्चुअल होस्टिंग इंटरनल में, आईपी। हाँ वर्चुअल होस्टिंग में तो हमें आईपी पता है ना। हम्म। तो वर्चुअल होस्ट फर्स्ट करने जिस को हमें क्या करना हाँ, और पड़ेगा? 10 डॉट। इसको एक्सेस और करने से पहले ईटीसी हम्म। होस्ट में ये वेबसाइट और आईपी डालना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। एंड उसके बाद जब इसको हम ब्राउज़र पे एक्सेस करेंगे ना, तो ब्राउज़र बेसिकली क्या करेगा, डीएनएस चेक ना करके डायरेक्ट वर्चुअल होस्ट चेक करके। वर्चुअल होस्ट चेक नहीं करेगा, ईटीसी होस्ट फोल्डर पहले चेक करेगा, ठीक है। हम्म। एंड अगर वहाँ हम्म। पे अगर इस वेबसाइट का आईपी मिल जाता है तो वहाँ से रिक्वेस्ट चला जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता तब डीएनएस के पास रिक्वेस्ट जाता है ना। ये तो हमने बेसिक पढ़ा था पहले, बहुत पहले डीएनएस की क्लास में। हम्म। पहले डीएनएस के पास रिक्वेस्ट थोड़ी जाता है, पहले तो ईटीसी होस्ट के पास जाता है, यहाँ नहीं मिला तो राउटर के पास जाता है, वहाँ नहीं मिला तो कैश के पास जाता है, वहाँ नहीं मिला तो प्रॉक्सी सर्वर के पास जाता है, वहाँ नहीं मिला तो आईएसपी के पास जाता है, एंड वहाँ पे भी नहीं है तो डीएनएस के पास जाता है। अब डीएनएस में भी रूट डीएनएस में जाएगा, कौन से डीएनएस पे जाएगा ये डिपेंड करता है, राइट।
हुँ। तो ये तो हमने पहले बेसिक पढ़ लिया था ना, तो इसमें आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है बट इतना भी हुँ, कॉम्प्लेक्स नहीं है हुँ। कि हम समझ ही ना पाए। हुँ। तो मैं आपको चैलेंज दूंगा, आपको ओके। वेबसाइट, वर्चुअल होस्ट इंटरनल वेबसाइट कैसे एक्सेस करना है, अपने ईटीसी फोल्डर में हुँ। जाके आईपी स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है? और आईपी हमें कैसे पता? मेन वेबसाइट का आईपी यहाँ पे हमने डिफाइन किया है ना। ये हमारा मेन वेबसाइट है, हमारा रिक्वेस्ट किस में जा रहा है? इसमें जा रहा है। हुँ। बट जब हमारा रिक्वेस्ट इसमें चला जा रहा है, हम बीच में सब डोमेन डाल दे रहे हैं, हुँ। और ये ठीक सब है। कैसे हो रहा है? HTTP की वजह से, होस्ट हेडर। ठीक है। ठीक है, क्लियर इतना? हुँ। कोई डाउट? नहीं, कुछ पूछना है? नहीं अभी तो नहीं। ओके, तो क्लास को एंड करें फिर। हुँ। ओके, थैंक यू।